हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मैं सोमेश वर्मा अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्ज़ाम फैमिली में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ये चौथी क्लास आई है। इससे पहले 3 क्लास आ चुकी हैं और उन तीनों क्लासों का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। हमने उसमें सोलर सिस्टम और कुछ ग्रहों के बारे में और सूर्य के बारे में बात की है, उनको अच्छी तरीके से देखा है। अब हम इसमें देखेंगे पृथ्वी के बारे में। यानी कि हमने आपसे पहले भी बोला था कि हम नेक्स्ट बाई नेक्स्ट चलेंगे, जैसे ही ग्रह बढ़ते जाएंगे उनको हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो अब नंबर आया है पृथ्वी का, तो हम इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं और आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। लाइक करने से होता कुछ नहीं है, लेकिन हम थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लाइक ज़रूर किया करो। चलिए मिलते हैं। पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी की जब हम बात करते हैं, किसकी? पृथ्वी की। तो सबसे पहले अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये पृथ्वी जो है वो सूर्य के क्रम से देखा जाए, यानी कि पृथ्वी को देखा जाए कि ग्रहों के क्रम से देखा जाए, एकदम सूर्य की तरफ से पूरे ग्रहों के क्रम से देखा जाएगा तो किस नंबर पर आती है? तो पृथ्वी से पहले 2 ग्रह आ जाते हैं जिनका नाम है बुध एवं शुक्र, ठीक है। यानी कि क्या है? बुध और शुक्र 2 ग्रह हैं जो पृथ्वी से पहले आ जाते हैं। यानी कि पहले नंबर पर ये हो जाते हैं, दूसरे पर ये हो जाते हैं और तीसरे पर आती है पृथ्वी, ठीक है। यानी कि पृथ्वी का नंबर कौन सा हो गया? तीसरा नंबर हो गया क्रम के हिसाब से। किससे? क्रम के हिसाब से देख लेना आप। यानी किससे? क्रम के तरीके से देखा जाए तो क्रम के तरीके से तीसरा नंबर आता है। बात करते हैं आकार की दृष्टि से देखा जाए, किसके? आकार की दृष्टि से। तो आकार से देखा जाए, यानी आकार की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी कितने नंबर पर आती है? यानी कि आकार छोटा बड़ा होता है ना, उस तरह से। तो पृथ्वी जो आती है वो 5वें नंबर पर आती है। कितने पर? 5वें नंबर पर पृथ्वी आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जब पृथ्वी की बात करें तो ये पृथ्वी जो है दोस्तों, ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है? सूर्य जो लगाता है हमारी मंदाकिनी का चक्कर, ठीक है। यानी कि आकाशगंगा का चक्कर लगाता है सूर्य। और पृथ्वी जो है वो किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है 365 दिन। कितने? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। इतना समय लेती है। लगभग अगर हम देखें तो 365 दिन 6 घंटे का समय हो जाएगा। कितने का? 6 घंटे का समय हो जाएगा। इतने समय में पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। और इस एक चक्कर पूरा करने की प्रक्रिया को हम परिक्रमण कहते हैं, यानी कि परिक्रम काल कहते हैं, जो कि पृथ्वी का है। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति, या बोल सकते हैं परिक्रमण गति बोल सकते हैं, या हम इसे वार्षिक गति बोल सकते हैं। क्या? वार्षिक गति। वार्षिक गति, या तो परिक्रमण गति बोल सकते हैं या हम इसे वार्षिक गति बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय होता है। इसी हिसाब से चलें, क्या इसी हिसाब से अगर हम चलें तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा लीप वर्ष के बारे में। किसके बारे में? लीप वर्ष के बारे में सुना होगा। तो लीप वर्ष जो होती है, आपको पता है कि लीप वर्ष होती है 366 दिन की। कितने की? 366 दिन की जो होती है वो लीप वर्ष होती है। वो किस हिसाब से होती है? वो इसी हिसाब से होती है कि 365 दिन जो हैं और 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे। तो लीप वर्ष जो आती है, आपको पता है कि लीप वर्ष जो आती है हर चौथे वर्ष बाद आती है, ठीक है। यानी कि हर चौथे वर्ष पर आती है लीप वर्ष, चौथे वर्ष बाद आती है, ठीक है। तो किस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 6 घंटे जो दिख रहे हैं ना, वो 4 वर्ष का अगर हम गुणा करके देखें कि 4 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा जी? 6 घंटे लगभग 24 घंटे हो जाएंगे। कितने? 24 घंटे। तो आपको पता है कि 24 घंटे होने को क्या कहते हैं हम? एक दिन। यानी कि जैसे ही 24 घंटा होता है तो उसे क्या बोल देते हैं हम? एक दिन। जब ये एक दिन हो जाएगा तो वो इसमें नहीं जुड़ जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो? यानी कि जैसे ही ये एक दिन हो गया तो वो 365 में आकर के जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा फिर? 366। 366 हो जाने को ही हम लीप वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। इसी वजह से जो फरवरी है, क्या है? फरवरी। तो इसी वजह से फरवरी जो 28 की पड़ती थी वो जाकर के लीप वर्ष में
29 की पड़ जाती है। ठीक है, कितने की पड़ जाती है? 29 की पड़ जाती है। चलो लीप वर्ष, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आया होगा लीप वर्ष के बारे में। इसको साफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि पृथ्वी जो है, किसकी? पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी जो है, चलो ये तो इसकी परिक्रमण गति हो गई, ये वार्षिक गति भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? परिक्रमण गति और वार्षिक गति। और अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे, क्या? अपने अक्ष पर, यानी कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है जिससे दिन और रात होते हैं, क्या होते हैं? दिन और रात। मौसम में चेंज किसकी वजह से आता है? मौसम में चेंज परिक्रमण गति के कारण आता है। और दिन और रात किस वजह से होते हैं? वो होते हैं इनकी घूर्णन गति के कारण। यानी कि पृथ्वी की बात करें तो ये अपने अक्ष पर घूमती है, तो अपने अक्ष पर जब घूमती है तो कितने समय में घूमती है? एक चक्कर कितने समय का लेती है? तो वो एक चक्कर लेती है, हम यहाँ लिख देते हैं 23 घंटे, कितना? 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। यानी कि बोलते हैं ना हम कि 24 घंटे बाद दिन बदलता है, 24 घंटे बाद। तो आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये लगभग 24 घंटे ही है। क्या है? लगभग 24 घंटे ही है। तो इसे जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम घूर्णन गति। इसे बोलते हैं घूर्णन गति, या फिर बोल सकते हैं हम दैनिक गति। क्या बोलते हैं? दैनिक गति। बोर्ड थोड़ा नीचा पड़ रहा है। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति या दैनिक गति बोलते हैं, जिससे क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं हमारे। परिक्रमण गति और वार्षिक गति से क्या होता है? हमारे मौसम में चेंज आते हैं, जैसे सर्दी ऋतु आती है ना, गर्मी आती है, उसके बाद इस तरह से मौसम में परिवर्तन आता है, तो वो इसकी वजह से आता है। और घूर्णन गति या फिर दैनिक गति जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि पृथ्वी को क्या बोलते हैं हम? पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। नीला ग्रह बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको पता है पृथ्वी पर पानी अधिक होने के कारण, यानी कि जल की मात्रा अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको 71% जल देखने को मिल जाएगा। क्या? जल। और 29% आपको भूमि देखने को मिल जाएगी, जो कि बंजर भूमि होती है, वो आपको 29% देखने को मिल जाएगी। 71% आपको जल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की बात करें, किसकी? पृथ्वी की। तो हमने अभी आपको बताया, यहाँ एक पॉइंट रह गया है कि ये जो परिक्रमण गति करती है, यानी कि परिक्रमण गति जब लगाती है, सूर्य का एक चक्कर लगाती है, वो जो लगाती है वो किस स्पीड से लगाती है, यानी कि उसकी गति देख लेते हैं हम। उसकी स्पीड है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये गति लगाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं हम सूर्य से इसकी दूरी के बारे में बात करें। किसकी? सूर्य से अगर इसकी दूरी के बारे में बात करें कि दूरी क्या है, हमने इससे पहले भी वीडियो में बताया है सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बारे में। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेंगी 3 दूरियाँ। कितनी? 3 दूरियाँ देखने को मिल जाएंगी आपको। पहला, एक न्यूनतम न्यूनतम दूरी की बात करें, इसमें न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी की बात करें तो न्यूनतम दूरी आपको देखने को मिलेगी 14.70 करोड़ किलोमीटर। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। अधिकतम दूरी की बात करें तो अधिकतम दूरी देखने को मिलेगी 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम मध्यम दूरी की। किसकी? मध्यम दूरी की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है साथियों, आपको क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मध्यम दूरी से। वैसे कहीं से भी कुछ पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो मध्यम दूरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है 14.98 करोड़ किलोमीटर, जो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो जाती है। बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो कितने समय में आ पाता है। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश आता है सूर्य का, वो पृथ्वी पर कितने समय में आ पाता है। हमने इससे पहले भी देखा है, लेकिन फिर से देख लेते हैं। 8 मिनट, कितनी? 8 मिनट और 20 सेकंड। यही क्वेश्चन पेपर में आता है, 8 मिनट
20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं और थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, यही साफ कर लेते हैं। देखिए, अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है, क्या पृथ्वी जो है, पृथ्वी का एक अपना उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का एक अपना उपग्रह है, क्योंकि इससे पहले बुध का भी कोई उपग्रह नहीं था और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं था, लेकिन पृथ्वी का एक अपना उपग्रह है। वो कौन सा है? वो है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। अगर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की बात करें कि पृथ्वी से चंद्रमा यानी कि उसके उपग्रह की दूरी क्या है, तो चंद्रमा की यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की बात करें कि दूरी इसकी क्या होगी, तो आपको देखने को मिल जाएगी 3 लाख, कितना? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है साथियों, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर की दूरी आपको देखने को मिल जाएगी पृथ्वी से चंद्रमा की। ठीक है, चलिए बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की और बात करें तो पृथ्वी के बारे में अगर देखें तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, कहाँ? पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कि अपने अक्ष पर की बात करें तो कितना झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, यानी कि अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का सबसे निकटतम का तारा क्या है? तो सबसे निकट का तारा की बात करें, सबसे निकट का तारा क्या हो जाएगा? आपको पता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा क्या हो जाएगा? सूर्य। जाहिर सी बात है, क्या हो जाएगा? जिसको सन बोलते हो आप, क्या हो जाएगा? सन, यानी कि सूर्य। बात करें, एक होता है प्रोक्मा सेंचुरी। जो प्रोक्मा सेंचुरी की बात करें वो सूर्य का सबसे निकटतम का तारा है, यानी कि बोल सकते हैं हम सौरमंडल का सबसे निकटतम का तारा क्या है? वो प्रोक्मा सेंचुरी है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम का तारा क्या है? तो सूर्य के बाद की बात कर रहे हैं ना, तो सूर्य के बाद की बात करेगा कि या सूर्य को छोड़कर पृथ्वी का सबसे निकटतम का तारा क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा प्रोक्मा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, यानी कि ये भी एक तारा है। प्रोक्मा सेंचुरी जो है वो भी एक तारा है, जो कि सूर्य के बाद, क्या? सूर्य के बाद दूसरा पृथ्वी के निकटतम का तारा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था इस वीडियो में पृथ्वी के बारे में। ठीक है, ज़्यादा बेसिक जानकारी हमने कुछ ली नहीं है, इतना लिया है जिससे पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सके। इससे ज़्यादा बार कुछ होगा नहीं। ठीक है, अगर 1-2 पॉइंट और रहता है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो बस यही है बेसिक जानकारी पृथ्वी के लिए। ठीक है कि नहीं? बाकी तो जब हम ज्योग्राफी के अंदर जाएंगे गहराई से, जहाँ पर हम पृथ्वी को, महाद्वीपों को, नदियों को, देशों को देखेंगे, उसमें हम पृथ्वी के अंदर की सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें मैं बता देता हूँ आपको साथ ही चलते चलते कि पृथ्वी जो है यहाँ पर जीवन संभव है। वो जीवन संभव क्यों है? जीवन संभव इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। यानी कि पृथ्वी जो है वो चारों तरफ से वायुमंडल से घिरी हुई है। वायुमंडल का मतलब, वायुमंडल में अधिक गैसें होती हैं, यानी कि अनेकों गैसों का मिश्रण होता है, उसे बोलते हैं हम वायुमंडल। यानी अनेकों गैसों का मिश्रण होगा जिसमें धूल के कण, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल से जो है वो पूरी पृथ्वी घिरी हुई है, इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है, ये था लास्ट पॉइंट आपका। बाकी चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, है कि नहीं? और अपना प्यार देते रहिए इसी तरह से और बने रहिए MS एग्जाम फैमिली के साथ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।